प्रणाम दोस्तों, आज हम बात करने वाला है ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस के बारे में। ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर असर डालता है। ये ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस आम फ्लू या फिर ब्रोंकाइटिस जैसा होता है। अगर हम ब्रोंकाइटिस की बात करें तो ब्रोंकाइटिस में लंग्स के अंदर तो ब्रोंकियल ट्यूब्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एयर को लंग्स के अंदर लाते हैं और एयर को लंग्स के बाहर पहुंचाते हैं और यही ब्रोंकियल ट्यूब्स ब्रोंकाइटिस के अंदर सूज जाते हैं। आखिर ब्रोंकाइटिस होता क्यों है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बहुत ज्यादा स्मोकिंग करने की वजह से, पेरेंट्स के जेनेटिक्स फैक्टर्स की वजह से, या फिर कोई आदमी बहुत ज्यादा पॉल्यूशन वाले एरिया में रहता है तो इन सब कारणों की वजह से ब्रोंकाइटिस हो सकता है। ब्रोंकाइटिस में बहुत ज्यादा मात्रा में म्यूकस का प्रोडक्शन होता है। ब्रोंकियल ट्यूब्स और लंग्स के आसपास म्यूकस का लाइनिंग होता है और म्यूकस लंग्स के अंदर मौजूद बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, वायरसेस और हार्मफुल पार्टिकल्स लंग्स से बाहर ले जाके थ्रोट में जमा करता है। ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस हर एज ग्रुप के लोगों को हो सकता है। जिनका एज 5 साल के आसपास या फिर उससे कम होता है और ज्यादा उम्र के लोगों को भी ये वायरस हो सकता है जिनका एज 60 साल के आसपास या फिर उससे ज्यादा होता है। और इन सब चीजों के अलावा अगर किसी का इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ज्यादा कमजोर है तो उसको ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस होने का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। 2001 में साइंटिस्टों को ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस के बारे में पता चला और जब आगे चलकर ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस के ऊपर रिसर्च किया गया तो पता चला कि उस समय से भी 50 साल पहले से ये वायरस लोगों को होता आ रहा है। आखिर ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस होता क्या है? ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस आरएनए से बना होता है। अगर हम आरएनए को समझे तो आरएनए एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है और आरएनए वायरस को एक जेनेटिक कोड देता है और जिस जेनेटिक कोड को इस्तेमाल करते हुए वायरस अपने जैसे और दूसरे वायरस को बनाता है, जिसकी वजह से जिस आदमी को ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस होता है उसके अंदर ये वायरस अपनी संख्या को बढ़ाता रहता है। आमतौर पर वायरस आरएनए या डीएनए से बना होता है जिसमें कि आरएनए और डीएनए वायरस को जेनेटिक कोड देता है, जिसमें कि जेनेटिक कोड का इस्तेमाल करते हुए वायरस अपने जैसे और वायरस को बना पाता है। ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस के अंदर नेगेटिव सेंस आरएनए होता है क्योंकि ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस पॉजिटिव सेंस आरएनए में कन्वर्ट करता है। नेगेटिव सेंस आरएनए में जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है वो नॉर्मल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस से उल्टा होता है। जिस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस का इस्तेमाल करके वायरस अपने जैसे और वायरस का कॉपी बनाता है, नेगेटिव सेंस आरएनए में उससे अपोजिट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं क्योंकि वायरस पॉजिटिव सेंस आरएनए में कन्वर्ट कर देता है जो कि अपने नॉर्मल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस में वापस आ जाते हैं। वायरस उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस का इस्तेमाल करते हुए अपने जैसे और वायरस का कॉपी बना पाता है। यहाँ पे आप नेगेटिव सेंस आरएनए को एक मिरर इमेज की तरह देख सकते हैं और पॉजिटिव सेंस आरएनए को एक रियल इमेज की तरह देख सकते हैं। साइंटिस्ट्स ने जब आगे चलकर ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस के ऊपर रिसर्च किया तो उनको पता चला कि ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस एक दूसरे वायरस की तरह है जिसका नाम है रेस्पिरेटरी सिंसिटिकल वायरस और इन दोनों वायरस की वजह से रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो सकता है। अगर किसी को बहुत ही कम लेवल पे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है तो वो उसके गले पे और नाक पे असर कर सकता है जिसकी वजह से उसका नाक बह सकता है, उसको सर्दी खांसी हो सकता है, उसको बुखार आ सकता है और उसके गले में दर्द भी हो सकता है। और अगर ये रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है उसकी वजह से लंग्स में भी इन्फेक्शन हो सकता है जिसमें कि सर्दी, खांसी, बुखार, गले में दर्द और चेस्ट पेन के साथ साथ सांस लेने में भी दिक्कतें आ सकती हैं। अगर ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस होता कैसे है? अगर किसी आदमी को ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस है और वो छींकता है या फिर खांसता है तो छींकने और खांसने की वजह से जो वाटर ड्रॉपलेट उसके मुंह से निकलेंगे वो एयर के मॉइस्चर में मिल जाएंगे और ये ड्रॉपलेट्स बहुत ही लंबी दूरी तक ट्रैवल करते हैं और जब कोई नॉर्मल आदमी इस एयर को इनहेल करता है तो वो ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस उसके शरीर के अंदर चला जाता है जिसकी वजह से उसको भी ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस हो जाता है। और इसके अलावा अगर किसी आदमी को ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस है और वो किसी चीज को छूता है और उसी चीज को वापस से कोई नॉर्मल आदमी छूता है जिसको कि ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस नहीं है तो उस नॉर्मल आदमी को भी ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस हो जाएगा क्योंकि जब वो उसी हाथ से खाना खाएगा या फिर अपने मुंह को टच करेगा उसकी वजह से वो ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस उसके शरीर के अंदर चला जाएगा जिसकी वजह से उसको भी ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस हो सकता है। अगर ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस में कौन से सिम्टम्स देखने को मिलते हैं? अगर किसी को ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस होता है तो उसको उसके बारे में 2 से 5 दिन में पता चलता है और ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस में फीवर हो सकता है, सर्दी खांसी हो सकता है, पेन हो सकता है या फिर बहुत ज्यादा सांस लेने में दिक्कतें आ सकती हैं। ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस होता है तो ट्रीटमेंट कराने के बाद तो कुछ ही दिनों में ठीक हो जाता है। पर अगर मेटान्यूमो वायरस किसी छोटे बच्चे को हुआ है जिसका एज 5 साल के आसपास है या फिर उससे छोटा है या फिर किसी एज के आदमी को हुआ है जिसका एज 60 साल के आसपास या फिर उससे ज्यादा है तो इन दोनों केसेस में रिस्क बढ़ जाता है। मेटान्यूमो वायरस छोटे बच्चे को हुआ है या फिर बड़े एज के लोगों को हुआ है तो इसको ठीक होने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। मेटान्यूमो वायरस का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो उनका जान जाने का भी खतरा हो सकता है। इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ज्यादा कमजोर है, उसका जान जाने का खतरा आम लोगों के मुकाबले बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और ज्यादा एज के लोगों का इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ज्यादा कमजोर है तो आमतौर पर उनका जान जाने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ये ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस 70 से 80 साल पहले से लोगों को होता आ रहा है। हाल ही के कुछ दिनों में ये खबर आ रही थी कि चाइना में कोई वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है और बहुत ज्यादा मात्रा में ये वायरस लोगों को हो रहा है। पर आखिर इस वायरस के बारे में पता कैसे चला? बीमार लोगों में बहुत ज्यादा मात्रा में रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स देखने को मिला, खासकर छोटे बच्चों को। चाइना के बीजिंग, ताइनजियान, हेबे प्रोविंस, शांसी प्रोविंस में बहुत ज्यादा मात्रा में इस वायरस का केस देखने को मिला और साइंटिस्ट ने जब इस वायरस के ऊपर रिसर्च की तो उनको पता चला कि लोगों को जिस वायरस की वजह से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो रहा है
तो उस वायरस का नाम है ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस। किसी आदमी को ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस है फिर नहीं, इसके बारे में पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट कराना पड़ेगा? तो ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस के बारे में पता लगाने के लिए मेन 4 टाइप्स के टेस्ट होते हैं, जिसमें कि पहला होता है पीसीआर टेस्ट, जिसका फुल फॉर्म होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पीसीआर टेस्ट में नोज स्वैब का इस्तेमाल करते हुए नोज के अंदर से और थ्रोट स्वैब का इस्तेमाल करते हुए गले के अंदर से म्यूकस का सैंपल लिया जाता है और इस सैंपल को स्वैब सैंपल कहा जाता है। और इस सैंपल में ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस के आरएनए को ढूंढा जाता है और जब ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस का आरएनए मिल जाता है तो ये पता चल जाता है कि उस इंसान के अंदर ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस प्रेजेंट है। इसके बाद रिपोर्ट में पीसीआर टेस्ट पॉजिटिव आता है। दूसरे टेस्ट का नाम है एंटीजन टेस्ट और एंटीजन टेस्ट में नोज से और थ्रोट से सैंपल लिया जाता है और उस सैंपल में एंटीबॉडीज को मिलाया जाता है और उन एंटीबॉडीज को इसलिए मिलाया जाता है कि अगर सैंपल के अंदर ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस के एंटीजेंस प्रेजेंट हो तो वो एंटीजेंस इन एंटीबॉडीज के साथ मिल जाए, जिसकी वजह से हमको एक कलर चेंज देखने को मिलेगा, जिससे कि हमको ये पता चल जाएगा कि उस इंसान के अंदर ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस प्रेजेंट है और उसके बाद रिपोर्ट में पॉजिटिव एंटीजन टेस्ट आएगा। तीसरे टेस्ट का नाम है एलिजा, जिसका फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंकिंग इम्यूनोसॉर्बेंट एसिड टेस्ट। इस टेस्ट में ब्लड का सैंपल लिया जाता है और ब्लड के सैंपल में एंटीबॉडीज को ढूंढा जाता है, क्योंकि जब वायरस बॉडी के अंदर एंटर करता है तो इम्यूनिटी सिस्टम उस वायरस से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज को बनाता है और वही एंटीबॉडीज उस वायरस से लड़ते हैं। टेस्ट में इन्हीं एंटीबॉडीज को ढूंढा जाता है और जब ये एंटीबॉडीज मिल जाते हैं तो ये पता चल जाता है कि उस इंसान के अंदर ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस प्रेजेंट है और रिपोर्ट में पॉजिटिव एंजाइम लिंकिंग इम्यूनोसॉर्बेंट एसिड टेस्ट आता है। फोर्थ टेस्ट का नाम है फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी टेस्ट, जिसको कि डायरेक्ट फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी टेस्ट भी कहा जाता है। इस टेस्ट के अंदर नोज और गले के अंदर से सैंपल लिया जाता है, इसमें फ्लोरोसेंट एंटीबॉडीज को मिलाया जाता है। उसके बाद जब उस सैंपल के बाद अल्ट्रावायलेट रेज डाला जाता है तो उस सैंपल का कलर चेंज होता है, वो सैंपल ग्लो करता है, जिसके बाद ये पता चल जाता है कि उस आदमी के अंदर ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस प्रेजेंट है। अभी सवाल आता है कि इस वायरस की वजह से दुनिया के ऊपर क्या असर पड़ सकता है। तो मैं आपको बता दूं, ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस कोई नया वायरस नहीं है, ये वायरस बहुत ही सालों से लोगों को होता आ रहा है और जब चाइना में ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस का केस बहुत ज्यादा बढ़ने लगा तो डॉक्टर्स अलर्ट हो गए ताकि इस वायरस को पहले ही रोक दिया जाए और ये वायरस बहुत ज्यादा ना फैले। ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस कोविड-19 इतना खतरनाक वायरस नहीं है, पर ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस छोटे बच्चों के लिए और ज्यादा उम्र के लोगों के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। आखिर ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस के बारे में पता लगाना थोड़ा मुश्किल क्यों है? तो बात ये, अगर किसी को ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस हुआ है तो उसको बहुत ही लंबे समय के बाद पता चलता है कि उसको ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस हुआ है, क्योंकि ये वायरस फ्लू और रेस्पिरेटरी सिंसिटिकल वायरस जैसा होता है। बिना एडवांस टेस्ट के ये नहीं बताया जा सकता है कि इनमें से कौन सा वायरस बीमार इंसान के अंदर मौजूद है और इसका पता लगाने के लिए हमें एडवांस डायग्नोस्टिक टूल्स और दुनिया भर में जो रेस्पिरेटरी इलनेस हो रहे हैं उसको मॉनिटर करने की जरूरत है, ताकि हम नॉर्मल फ्लू, रेस्पिरेटरी सिंसिटिकल वायरस और ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस के बीच में डिफरेंस पता लगा पाए। जब साइंटिस्ट ने ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस के ऊपर रिसर्च किया तो साइंटिस्ट को पता चला कि ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस बर्ड्स में मौजूद एक वायरस जिसका नाम है एवियन मेटा न्यूमो वायरस से मैच होता है साइंटिस्ट्स के हिसाब से। बहुत दशकों पहले बर्ड से ये वायरस ह्यूमंस में आया हुआ, इसके बाद ही ये वायरस ह्यूमंस के अंदर फैलना शुरू हुआ। साइंटिस्ट के द्वारा ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस के वैक्सीन और एंटीवायरल ट्रीटमेंट्स के ऊपर रिसर्च किया जा रहा है। साइंटिस्ट खासकर एक तरह के प्रोटीन जिसका नाम है फ्यूजन प्रोटीन, इसके ऊपर काम कर रहे हैं, जिसमें कि 2 प्रोटीन को चुना जाता है उसे कंबाइन करने के लिए। इन दोनों प्रोटीन को कंबाइन करने के लिए डीएनए को कंबाइन करना पड़ता है, जिसके लिए जेनेटिक टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है और जब इन दोनों प्रोटीन का डीएनए कंबाइन हो जाता है तो इन दोनों प्रोटीन का एक सिंगल जीन क्रिएट हो जाता है, जिसमें कि सिंगल जीन फ्यूजन प्रोटीन को बनाने में मदद करता है। प्रोटीन को कंबाइन करने के बाद एक होस्ट सेल में डाल दिया जाता है, वो सेल सिंगल जीन को इस्तेमाल करते हुए फ्यूजन प्रोटीन्स को बनाता है। फ्यूजन प्रोटीन वायरस को सेल के अंदर आने का परमिशन देता है। वायरस सेल के अंदर आता है तो वायरस सेल को कंट्रोल करके और वायरस के कॉपीज को बनाना शुरू करता है। तो इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज और टी सेल्स को इस्तेमाल करते हुए उस सेल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस के लिए वैक्सीन नहीं ढूंढा गया है, पर साइंटिस्ट वैक्सीन के ऊपर काम कर रहे हैं और फ्यूचर में इस वायरस का वैक्सीन हमें मिल सकता है। ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस और कोविड-19 के बीच में डिफरेंस को देखिए। अगर किसी इंसान को कोविड-19 होता है उसके अंदर सिम्टम्स देखने को नहीं मिलेंगे और जिसकी वजह से बिना सिम्टम्स बहुत तेजी से फैल सकता है, और वहीं पे ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस के अंदर बहुत ही जल्दी सिम्टम्स देखने को मिल जाता है, जिसकी वजह से ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस के बारे में पता लगा सकते हैं। ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस बहुत ही कम तेजी से फैलता है स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी सिस्टम होने के बावजूद। कोविड-19 को ठीक होने में बहुत ज्यादा टाइम लगता था, लोगों का जान जाने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अगर किसी को ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस हुआ है, इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो बहुत ही कम दिनों में वापस से वो ठीक हो जाएगा। अगर किसी को ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस हुआ है और उसका एज 5 साल के आसपास या फिर उससे कम है, या फिर उसका एज 60 साल के आसपास या उससे ज्यादा है, तो उनको बहुत ज्यादा टाइम लगता है ठीक होने में, और दूसरे एज ग्रुप के लोगों को बहुत ही कम टाइम लगता है ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस से ठीक होने में। और अगर बॉडी में ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस बढ़ जाता है तो छोटे बच्चे जिनका एज 5 साल के आसपास या फिर उससे कम है, और ज्यादा उम्र के लोग जिनका एज 60 साल के आसपास या फिर उससे ज्यादा है, तो उनका जान जाने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और दूसरे एज ग्रुप के लोगों का जान जाने का खतरा उनके मुकाबले बहुत ज्यादा कम होता है। जब कोविड-19 आया था तो करोड़ों लोगों को कोविड-19 हुआ था और जिसमें से लाखों लोगों की जान गई थी, और वहीं पे दूसरी तरफ ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस में अक्सर लाखों करोड़ लोगों को ये वायरस होता है।
हर साल ये वायरस का केस एकाएक बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसको कि बाद में कंट्रोल कर लिया जाता है और इस वायरस में ज्यादा लोगों की जान नहीं जाती है और ज्यादातर लोग इस वायरस में वापस से ठीक हो जाते हैं। ऐसा क्या करें कि ह्यूमन मेटानिमो वायरस हो ही ना या फिर होने का चांस बहुत ही ज्यादा कम हो जाए। अगर आप बाहर से अपने घर के अंदर आते हैं तो आप अगर नहा सकते हैं तो नहा लीजिए, नहीं तो आपको कम से कम अपने हाथ पैर धोने चाहिए। जब भी आप बाहर जाते हैं तो अपने साथ हैंड सैनिटाइजर ले जाइए ताकि वहां पे भी आप हाइजीन मेंटेन कर सके और अपने हाथ को आप साफ रख सके। और जब आप बाहर जाते हैं या फिर आप बाहर ट्रैवल करते हैं तो कभी अपने मुंह को अपने हाथ से टच मत कीजिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपने उन चीजों को छुआ हो जिसको कि ऐसे लोगों ने छुआ हो जिसको कि ह्यूमन मेटानिमो वायरस हुआ हो, वही वायरस आपके हाथ में प्रेजेंट हो। अगर आप अपने मुंह को छुए तो वो वायरस आपके शरीर के अंदर जा सकता है, जिसकी वजह से आपको भी ह्यूमन मेटानिमो वायरस हो सकता है। और आपके एरिया में ह्यूमन मेटानिमो वायरस का केस बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो अगर आप बाहर जाते हैं तो आपको हमेशा मास्क पहन के बाहर जाना चाहिए। आप बाहर ऐसे लोगों से मिले, ऐसे लोग जिनको फीवर या सर्दी जुकाम है, उन सारे लोगों से आप दूर रहे, ताकि ये ऐसा हो सकता है कि उन लोगों को ह्यूमन मेटानिमो वायरस हो और उनको पता ना हो, वायरस आपके अंदर भी जा सकता है। वायरस से लड़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है इम्यूनिटी सिस्टम, जिसका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होता है तो वायरस से लड़ना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है। अब सवाल आता है कि ऐसा क्या करें कि इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाए। सबसे पहला चीज आता है कि आपको हेल्दी डाइट लेना है, आपको जंक फूड खाना बहुत ज्यादा कम कर देना चाहिए या फिर बिल्कुल ही बंद कर देना चाहिए, क्योंकि जंक फूड से तो आपका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ज्यादा कमजोर हो सकता है। आपको अच्छे से नींद लेना चाहिए, कम से कम आपको 7 से 9 घंटे सोना चाहिए और अगर छोटा बच्चा है तो उसको कम से कम 14 घंटे तक सोना चाहिए, जो कि उसके इम्यूनिटी सिस्टम को और ज्यादा स्ट्रांग बनाएगा। तीसरा आता है फिजिकल एक्टिविटी, जिसमें कि आपको रोज कम से कम 1 घंटा एक्सरसाइज करना चाहिए। अगर आप 1 घंटा एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं तो कम से कम आपको 20 से आधे घंटे तक एक्सरसाइज करना चाहिए, जिसमें कि आप वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग, स्विमिंग और कार्डियोवैस्कुलर जैसे एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। फोर्थ आता है आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, और स्ट्रेस लेने की वजह से आपका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है। और स्ट्रेस को कम करने के लिए, खत्म करने के लिए आप योगा कर सकते हैं, आप डांसिंग कर सकते हैं। अगर आपको सिंगिंग में इंटरेस्ट है तो आप सिंगिंग भी कर सकते हैं, और इसके अलावा आप डीप ब्रीथिंग भी कर सकते हैं। और ये सारी चीजें आपके स्ट्रेस को कम करने में बहुत ज्यादा मदद करेगा। और फिफ्थ पॉइंट आता है कि आपको हमेशा हाइड्रेटेड रहना है, और रोज आपको कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी पीना है। और आपका शरीर अगर हाइड्रेटेड रहेगा तो आपके इम्यूनिटी सिस्टम को और ज्यादा स्ट्रांग बनाने में मदद करेगा। अगर आपको बुखार, सर्दी, खांसी और गले में दर्द और चेस्ट पेन जैसी दिक्कतें आ रही हैं तो आपको जरूर से जरूर डॉक्टर के पास जाकर दिखाना चाहिए। यूट्यूब पे विश्वास न करें जो कि आपको उल्टे सीधे तरीके बताते हैं इन सब चीजों से बचने के लिए। और ये सारे सिम्टम्स आने पर डॉक्टर से कंसल्ट करें। अगर आपके एरिया में ह्यूमन मेटानिमो वायरस का केस बढ़ रहा है और आपको ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं तो आपको जरूर से जरूर ह्यूमन मेटानिमो वायरस का टेस्ट कराना चाहिए। स्मोकिंग करना और अल्कोहल इंटेक करना वैसे ही गलत है, पर अगर आप इस टाइम पे स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल इंटेक करते हैं तो आपके इम्यूनिटी सिस्टम को और ज्यादा कमजोर करेगा, जिसकी वजह से आपको एचएमपीवी वायरस होने का और जान जाने का खतरा बढ़ जाता है। अगर आपको एचएमपीवी वायरस के बारे में कोई डाउट है, आप उसके बारे में कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट से पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मेटानिमो वायरस के बारे में अपडेट्स जानने के लिए और दूसरे नए इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।